हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आज हम डिस्कस करेंगे अभी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। जो जनरल जियोग्राफी के नाम से सिलेबस में है वो यही है, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें ज़्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए और तैयारी में दिन रात लगे रहिए। बार बार वैकेंसी नहीं आती है, चांसेस भी नहीं मिलते हैं बार बार। बेसिक से जो हमारे सिलेबस में है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे थ्रोली। इंडिया एज ए जियोग्राफिकल यूनिट। देखिए, जो इंडिया है ये कंप्लीटली कहाँ पे लाई करता है? एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो साउथ सेंट्रल पार्ट है एशिया का उसमें आता है। इसकी इंडियन ओशियन है, इसकी दो आर्म्स है, एक तो बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब यहां से देखिए, जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है इंडिया का, वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहां दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो पूछ लिया जाता है हमसे कि जो इंडियन मेनलैंड है, मेनलैंड में का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया होता है इंडियन मेनलैंड, तो इंडियन मेनलैंड लिखा होता है तो ये कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये कन्याकुमारी है और ये इंडियन मेनलैंड का सबसे सदर्न पार्ट है। अगर हमें मेनलैंड नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में आता है कि कंट्री का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मेनलैंड नहीं दे रखा, सदर्न मोस्ट पूछा जाता है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। और इसी इंदिरा पॉइंट को पगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। और जब सुनामी आई थी, सुनामी कब आई थी? 2004 में। जब 2004 में सुनामी आई थी तो ये सबमर्ज हो गया, डूब गया था ये समुद्र में। ये क्लियर है? सदर्न मोस्ट मेनलैंड का कन्याकुमारी और कंट्री का सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट, और नदर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख। सबसे पश्चिमी पूछा जाता है हमसे, तो ये मेनलैंड की बात हो रही है। मेनलैंड में सबसे वेस्टर्न साइड पे क्या है? गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है ईस्टर्न साइड में। लेकिन कंट्री का अगर सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता है तो ये सर क्रीक है। सर क्रीक गुजरात में, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। और ये किबिथू है, किबिथू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ये अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक और ये किबिथू, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये ध्यान में रखने हैं हमें। अगर डिस्टेंस पूछी जाती है नदर्न पॉइंट से और सदर्न पॉइंट के बीच की, जो कन्याकुमारी है वहां तक की अगर डिस्टेंस पूछी जाती है तो ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। जबकि अगर वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट पूछी जाती है तो ये टोटल है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से कन्याकुमारी कितना है? 3214 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार कि डिस्टेंस कितनी है नदर्न मोस्ट पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में, या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। देखिए, इसको थोड़ा आपके लिए यहां पे भी मेंशन करके लाए हैं।
इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, एंटायरली की बात हो रही है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड इट्स टू आर्म्स बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अब यहां से देखिए मेनलैंड की बात हो रही है तो लद्दाख नॉर्थ में और कन्याकुमारी साउथ में, अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में और गुजरात पश्चिम में। टेरिटोरियल लिमिट कहां तक है? टेरिटोरियल लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है समुद्र में, और ये लगभग 21.9 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर समुद्र तट से, और ये टेरिटोरियल लिमिट होती है। ये इंडिया की नहीं, सभी देशों के मामले में इतना ही होता है टेरिटोरियल लिमिट जो होती है 12 नॉटिकल माइल्स। सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ मेनलैंड की बात नहीं हो रही, पूरे देश का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? मैगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, और ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। देखिए कई बार आपको जैसे 45 ये तो मिनट लिखा हुआ है, अगर आगे इसके ऊपर आपको डबल लिखा मिले तो आप समझिएगा वो सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 2004 में सुनामी में डूब गया था। इनके बीच की डिस्टेंस, लद्दाख और कन्याकुमारी के बीच की नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है? 3214 किलोमीटर है, जबकि रन ऑफ कच्छ गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट कितना है? ईस्ट से वेस्ट मतलब अरुणाचल से गुजरात का, ये जो अभी हमने पढ़ा है तो लगभग 30 डिग्री का है इनके बीच में डिफरेंस। और नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड मेनलैंड की जिसमें पीओके भी इंक्लूड है तो ये लगभग 29 डिग्री का है। ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड देख रहे हैं इसमें पीओके भी इंक्लूड है। और अगर साउथ से नॉर्थ एक्सटेंड की बात करें जिसमें पीओके भी है और अंडमान निकोबार आइलैंड भी हम ले लेते हैं तो लगभग 31 डिग्री का इसमें डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है, अक्षांश और देशांतर, ये क्या है? लैटिट्यूडनल अक्षांश और लॉन्जिट्यूडनल देशांतर। ये जो इस तरह की रेखा है ये अक्षांश रेखा होती है और जो वर्टिकल होती है वो लॉन्जिट्यूडनल देशांतर रेखा होती है। इनमें 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक चीज और हमें समझनी है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच अगर पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस कम होती है। दो लॉन्जिट्यूड कौन से हैं? जैसे ये दो लॉन्जिट्यूड हैं वर्टिकल लाइंस, इनके बीच में अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होती है। जबकि दो लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड ये दो रेखाएं ये हर जगह सेम रहती है। लैटिट्यूड में डिस्टेंस किसी भी दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, जबकि जो लॉन्जिट्यूड है देशांतर रेखाएं उनमें पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस कम होती जाती है। जैसे दो लॉन्जिट्यूड हैं उनका इक्वेटर पे देखेंगे तो 111.3 किलोमीटर का डिफरेंस है, जबकि पोल पे 0 होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। Along which one of the following meridians did India experience the first light of the sunrise of new millennium? अब ये कह रहा है कि इनमें से सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पे पड़ती है। इस तरीके से समझ लीजिए, सबसे पहले सनराइज कहां होता है इनमें से जो दे रखे हैं ऑप्शन में हमें। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले सनराइज कहां होता है? ईस्ट साइड में, पूर्व में सबसे पहले ईस्टर्न साइड में सूर्य सबसे पहले राइज होता है। तो जो लोकेशन होगी वो ईस्टर्न मोस्ट होगी। सबसे पहले ईस्ट में सूरज उदय होता है। अब उसमें भी सबसे पहले कहाँ होगा? जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड वैल्यू है, लॉन्जिट्यूड की बात करें हम तो ये वेस्ट से और ईस्ट की तरफ, ये ध्यान रखना आपको, जो देशांतर रेखा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। मतलब कोई हायर लॉन्जिट्यूड है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा पूर्व की तरफ है। और ऐसा क्योंकि लॉन्जिट्यूड बढ़ता है पश्चिम से
और पूर्व की तरफ। अब हम बात करते हैं इसकी, तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि आंसर इन दोनों में से आएगा क्योंकि ईस्टर्न साइड है। अब इन दोनों में से भी सबसे पहले सूरज कहाँ जल्दी उगेगा, जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। ये एक बेसिक सी चीज है जो डिस्कस की है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। पहले सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा, जो सबसे ज्यादा पूर्व में है, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। मतलब सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य। अभी तो हमने पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, लेकिन इसको देखते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश है, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल का बॉर्डर लगता है भूटान के साथ, दूसरा अरुणाचल का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तीसरा म्यांमार के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये इनके साथ अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, भूटान, चाइना और म्यांमार। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की थी हमने पहले, वो कौन सा था, किबीथू। किबीथू है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो हमने पढ़ा था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड में। जबकि गुजरात है, ये सबसे वेस्टर्न स्टेट है, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। अब ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी लगता है गुजरात से के साथ में। और इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात में, वो कौन सा है, वो सर क्रीक है, सर क्रीक। ये 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न आपका एक क्लियर हो गया होगा। हालांकि हमने मैप में भी समझा था, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको ये बताया है। देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमें भी सपोर्ट मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अगर रेगुलर तैयारी करनी है आपको तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो और ये जो यहाँ सब पढ़ा रहे हैं ये कंप्लीट मिल जाता है आपको। तो कोई बुक वगैरह किसी चीज की और जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। आपने एक टर्म सुनी होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसीडर करते हैं, इसकी वजह है। एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से 5 देश आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। ये 5 देशों से मिलके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। अब इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है इंडिया को, वो हम देखते हैं कि भाई इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसीडर किया जाता है। सबसे पहली जो वजह होती है सब कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी की वजह से। दूसरा जियोलॉजिकल, दूसरा क्या है, जियोलॉजिकल। और तीसरा क्या है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की वजह से। चौथा देखा जाए तो इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की वजह से। पांचवा इसका जो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यूनिटी। और छठा है, ये है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये 6 सबसे मेन प्राइमरी रीजन हैं जिनकी वजह से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ज्योग्राफी की बात करें हम तो ज्योग्राफी में ऐसा क्या है, एक तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। भारत का जो एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो एक सिग्निफिकेंट लार्जर देन अदर कंट्रीज है। इसकी वजह से एक इसको सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस मिला हुआ है। इसकी डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। डाइवर्स क्या जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, हमारे हिमालय है, हिमालयाज, जो हिमालय माउंटेन रेंज है नॉर्थ में, ये एक नेचुरल बैरियर है।
और नेचुरल बैरियर किस चीज का है? जो रेस्ट ऑफ एशिया है, बाकी का जो एशिया है उससे सेपरेट करता है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो या सेंट्रल ईस्ट एशिया हो। तो हिमालय एक नेचुरल बैरियर है, इसीलिए भी ज्योग्राफिकली। और इसके अलावा भी हम देखें ज्योग्राफिकली तो डेक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, इसकी प्रेजेंस की वजह से भी। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? साउथ में है। जो कोस्टल प्लेन है दोनों साइड इसके बॉर्डर करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के, इसलिए भी इसको थोड़ा डिस्टिंक्टनेस मिलता है। और ज्योग्राफिकली एक वजह है जो भारत को सब कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। जियोलॉजिकली क्या है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट है, आपने नहीं पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट थ्योरी है एक, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन गोंडवाना क्या है? सेपरेट हुआ था, ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड हुआ था मिलियंस ईयर एगो, हजारों लाखों साल पहले है जो ये ड्रिफ्ट थ्योरी थी, और ये सेपरेट हो गया था गोंडवाना। उसकी वजह से भी एक जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया का, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। तीसरा है जो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में क्या है? रिच डाइवर्सिटी है हमारी। और रिच डाइवर्सिटी क्या है हमारी? चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारी लैंग्वेज हो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्रेडिशन, और इन सब के बावजूद भी क्यूजिन्स, फेस्टिवल, क्लॉथ, आर्किटेक्चर, ये इतना डाइवर्स कंट्री है दुनिया में। इस तरीके का डाइवर्स कंट्री दूसरा कोई सा भी नहीं है कि जहां पे इतने सारे एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे जगह कहीं नहीं है दुनिया में ऐसा जो आपको इस तरीके का मिले कि उस वहां पे इतनी लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, कुजीन, फेस्टिवल, क्लॉथिंग, आर्किटेक्चर, इतना और भी बहुत सारा। तो रिच डाइवर्सिटी है। हमारी हिस्ट्री की बात करें तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है, और लॉन्ग के साथ साथ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री भी है। बड़ी लंबी और जटिल कहानी है हमारे देश की। इसीलिए चाहे हम 1000 ईयर्स बैक की बात करें, डेटिंग बैक ऑफ 1000 ईयर्स, सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन, जिसमें आप देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, या यहाँ पे वेरियस जो एम्पायर्स का देखा गया है, चाहे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ब्रिटिशर्स है, मुगल्स हैं। तो एक हिस्ट्री रही है हमारी, एक हिस्टोरिकल लेगेसी रही है जिसने शेप किया है इंडिया को, एक आइडेंटिटी दी है एज ए सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट जो देखें, यूनिटी, एकता। इतना सारे कल्चर, इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके बावजूद भी इंडिया में पॉलिटिकली यूनिटी है, मेंटेन्ड है, और इसका हिस्ट्री है। और चाहे हमने है जो इंडिपेंडेंस गेन किया हो ब्रिटिशर्स से, और उसके बावजूद हम एक सिंगल नेशन है। ब्रिटिशर्स से आजादी के बाद भी अभी हम एक सिंगल नेशन है, और ये यूनिटी दिखाता है। और इसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशन को भी कह सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कल संविधान दिवस था, तो वो भी एक वजह है यूनिटी की। संविधान यूनिटी दिखाता है सभी में, यूनिटी की एक वजह ये भी है। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, चाहे वो क्रॉस रोड की बात करें साउथ एशिया से, सेंट्रल एशिया से, और इंडियन ओशन है, वो भी स्ट्रेटेजिकली एक सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशन का। और इसकी भी एक हिस्ट्री रही है, अभी से नहीं, पुराने टाइम से भी। ट्रेड हो, कॉमर्स हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, उनमें एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा रेनफोर्स किया है इंडिया के लिए। इसीलिए ये सब वजह है कि इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। अगर हम देखें कि इंडिया ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, देखिए ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। टेम्परेट क्या होता है? जो जहां सर्दी ज्यादा है, या ट्रॉपिकल जहां टेम्परेट के बजाय कम सर्दी होती है। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल ये देख लेते हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है कर्क रेखा और ये पास होती है 8 राज्यों से। कर्क रेखा का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैं आपको लिख ही देता हूं, कर्क रेखा गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है इंडिया को। आप देखेंगे मैप में जहां से कर्क रेखा गुजरती है तो लगभग 2 हिस्से बनाती हुई कर्क रेखा गुजरती है। अब इस कर्क रेखा के ऊपर का जो रीजन है ये 23.5 डिग्री है, इसके जो ऊपर का रीजन है ये है टेम्परेट, ये टेम्परेट है जिसको हम शीतोष्ण कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो ट्रॉपिकल है जिसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ये ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय, और ये ऊपर है टेम्परेट, शीतोष्ण, जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, जिधर सर्दी कम पड़ती है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप, समझाने के लिए बता रहा हूं, सब जगह ऐसा नहीं है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। और वैसे भी आप देखेंगे जो 23.5 डिग्री के ऊपर का है, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये रीजन आते हैं, यहाँ ज्यादा बारिश सर्दी काफी रहती है। इसके बावजूद टेम्परेट रीजन है, ये जो टेम्परेट है ये रीजन लगभग 2 गुना है, लगभग 2 टाइम्स है किसका, ट्रॉपिकल का। तो फिर तो टेम्परेट कहा जाना चाहिए इंडिया को, क्योंकि टेम्परेट रीजन बहुत ज्यादा है। अगर आप ऊपर का देखेंगे तो ट्रॉपिकल से दुगुना है लगभग, फिर भी इंडिया को ट्रॉपिकल कंसिडर किया जाता है, और उसकी वजह है फिजिकल एंड कल्चर। फिजिकल और कल्चरल, ये 2 रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया को ट्रीट किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, ये क्लियर हो गया होगा आपके यहां से। और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल मानसून डोमिनेट करता है। यहाँ कौन सा मानसून होता है, ट्रॉपिकल मानसून डोमिनेट करता है इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पे। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ एशिया है उसको एक तो ब्लॉक करता है हमको, और दूसरा जो कोल्ड टेम्परेट एयर आती है ऊपर से, इधर से जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय उनको ब्लॉक कर देता है। तो ये ट्रॉपिकल इसीलिए कहा जाता है इंडिया को। अगर हम साइज की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर एरिया है, और पूरी जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.4% हमारे देश का क्षेत्रफल है। भारत एरिया वाइज दुनिया में 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज 7वें हैं, और पॉपुलेशन वाइज हम अब पहले पे आ गए हैं। दुनिया के हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें एरिया वाइज, पहले नंबर पे रशिया है जिसका 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। दूसरे पे कनाडा है जिसका लगभग 1 करोड़ है। तीसरे पे यूएसए है 98 लाख, चाइना 95 लाख, ब्राजील 85 लाख, ऑस्ट्रेलिया 77 लाख, इंडिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, अर्जेंटीना है इसका 27 लाख, और कजाकिस्तान 27। ये टॉप 9 कंट्री है। इनके बाद में अगर 10वें का भी आप जानना चाहते हैं तो 10वां अल्जीरिया है। अल्जीरिया कहां पड़ता है, इसकी कैपिटल सिटी अल्जायर्स ही है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका एरिया कितना पड़ता है, 23,81,700 के अराउंड है अल्जीरिया का। तो ये टॉप 10 कंट्री है जो एरिया वाइज लार्जेस्ट है। देखिए इनको आप बहुत अच्छे से, इसको वीडियो को एक बार देखिए फिर वापस देखिए,
कोई भी आपका कोई दोस्त वगैरह तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाया गया है और आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा। आपका सिलेबस एकदम जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो यहीं से आएगा, ये मान के चलिए। यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि एक एक चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? दुनिया में जो देश हैं उनका एक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, और वो किस में है? मल्टीप्लिकेशन में कई बार पूछा जाता है। तो जो कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैं उनका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में? ये 7 डिग्री और 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड, इसके मल्टीप्लिकेशन में है सभी देशों का जो मेरिडियन है। जैसे हमारे देश की बात करें, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर, इलाहाबाद, नैनी, ये यहां पे 82.5 डिग्री ईस्टर्न में स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत का। ये किस बेस पे लिया गया है? क्योंकि GMT है, GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है, और उसी के कैलकुलेशन में ये लिया गया है। क्योंकि आप देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से निकाल सकते हैं हम। इसीलिए ये 0 डिग्री से आप देखेंगे तो ये इतना आगे टाइम है। या फिर आप देखते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो डिफरेंस है लॉन्जिट्यूड में, कितना वेरिएशन था? लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस था वेस्ट ईस्ट का। अब इसी 30 डिग्री को देखें, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो इसका मतलब 120 मिनट। तो गुजरात से और अरुणाचल के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का। ये हमें समझना होगा। भारत में एक सिंगल टाइम जोन है, एक टाइम जोन है, जबकि हम लॉन्जिट्यूडिनली देखा जाए तो काफी एक्सटेंसिव है, ग्रेटर ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड है हमारे देश का। कनाडा है, कनाडा में 6 टाइम जोन है। हम USA की बात करें तो USA में 11 टाइम जोन है, रशिया में भी 11 टाइम जोन है, इवन फ्रांस जैसे देश में 12 टाइम जोन है, UK में 9 टाइम जोन है। मल्टीपल टाइम जोन्स है, क्योंकि उनका जो ओवरसीज टेरिटरी है वो रीजन मेनलैंड से काफी दूर पड़ते हैं कई रीजन, इसीलिए इस तरीके से कर रखा है। ये मुझे उम्मीद है आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखते हैं, अगर इफ इट इज 10 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, then what would be the local time at Shillong on 92 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड? अगर सुबह 10 बज रहे हैं एज पर IST, तो शिलोंग में क्या टाइम होगा जो 92 डिग्री ईस्ट पे है? देखिए शिलोंग है ये 92 डिग्री ईस्ट पे है, इसका मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है IST, ये कितना है हमारा? 82.5 डिग्री। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, IST लिख रखा है जहां पे स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो अभी हमने पढ़ा, मिर्जापुर, यहां पे 10 बज रहे हैं सुबह के, तो शिलोंग में क्या टाइम होगा? हमें सबसे पहले 92 में से माइनस कर देना है 82.5 डिग्री, और जब हम ये माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? देखिए 9.5 डिग्री आ जाता है, 9.5 डिग्री आ जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो ये 38 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। कितना हो जाता है? 38 मिनट का। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि
10 बजे से 38 मिनट कम हो रहे हैं या 38 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं। शिलोंग किधर है? ईस्टर्न साइड में। और हमने पढ़ा कि IST से ईस्टर्न साइड में जाते हैं, या हमने पढ़ा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं जब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें आप 10 बजे में 38 मिनट जोड़ दीजिए, क्योंकि ईस्ट की तरफ स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो आगे होगा, अहेड ऑफ। तो ये 10:38 हो रहे होंगे शिलोंग में जब IST पे 10 बज रहे होंगे। इस तरीके से आपको निकालना है, और ये पूछा गया बाकायदा पहले एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंडियाज फ्रंटियर्स। फ्रंटियर क्या होता है? वो राज्य जो या तो किसी दूसरे कंट्री के साथ मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर उनकी समुद्री रेखा है, जो कोस्ट लाइन है या तो समुद्री सीमा है उनकी, उन राज्यों की, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर। जैसे गुजरात है, गुजरात का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और गुजरात का समुद्र के साथ भी बॉर्डर लगता है। राजस्थान है, राजस्थान का कोस्ट लाइन नहीं है लेकिन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें या फिर आप महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र का इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं लगता है लेकिन कोस्ट लाइन तो लगता है, तो वो फ्रंटियर स्टेट कहे जाते हैं। भारत में टोटल अगर हम देखें, मैप में देखते हैं हम, तो देखिए हम इनको निकाल देते हैं। तेलंगाना है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ भी कंसिडर हो गया। 1 2 3 तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये झारखंड है चौथा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर दिल्ली आ जाता है, दिल्ली, और हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ये ना तो इनकी कहीं समुद्र से इनका बॉर्डर लगता है, ना किसी दूसरे देश के साथ इनका बॉर्डर लगता है। इनके अलावा बाकी जो स्टेट हैं वो सभी फ्रंटियर स्टेट्स हैं। ये आपको देखना है। अब इस कितने राज्य हैं जो जिनकी समुद्री सीमा लगती है, उन राज्यों की समुद्री सीमा लगती है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको जो बेसिक पढ़ रहे हैं हम ज्योग्राफी, वो भी हमारा क्लियर होता जाएगा। 9 राज्य हैं देश में। कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो समुद्र के साथ जिनकी सीमा लगती है। अब 9 में वेस्टर्न कोस्ट की बात कर ले हम, और ये ईस्टर्न कोस्ट की, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इनकी बात करते हैं। फिर देखते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। ये पश्चिमी तट पे इनकी समुद्री सीमा लगती है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें हम अगर, तो पूर्वी तट पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा ओडिशा है और पश्चिमी बंगाल है। ये राज्य हैं जिनकी पूर्वी कोस्ट से इनका सीमा लगती है। इसके ये तो 9 राज्य हो गए, लेकिन 4 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनका भी जो कोस्ट लाइन है जिनकी साथ में। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये अरेबियन सी में आइलैंड है, अरेबियन सी में आइलैंड है ये। इसके अलावा आप देखोगे तो दादर नागर है, दादर नागर और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव हवेली, ये भी अरेबियन सी। पुडुचेरी है, पुडुचेरी, बे ऑफ बंगाल, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है, समुद्र के साथ इनकी सीमा लगती है। लक्षद्वीप, अरेबियन सी, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव
अरेबियन सी, पुडुचेरी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान एंड निकोबार, बंगाल की खाड़ी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं तो एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि आप मैप के साथ पढ़िएगा। जब भी ज्योग्राफी पढ़ें, मैप आपके सामने होना चाहिए, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ लगता है, और जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर, सबसे छोटा जो बॉर्डर है, वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। देखिए, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। और टोटल कितना इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का? ये लगता है 15,106.7 किलोमीटर। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में ये लगता है। बांग्लादेश के साथ यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है, 5 भारतीय राज्यों का, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चाइना की बात करें तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का चीन के साथ बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें कोई चेंज होता है आगे तो हम इसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है आगे जाके जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया जाए तो ये चेंज हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेपाल वाला जरूर ध्यान रखिएगा। और म्यांमार वाला, म्यांमार के साथ 4 राज्यों का लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जो ये यहाँ राज्य हैं, अरुणाचल से लेके और यहाँ तक, ये म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन तीनों के देशों के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान के साथ यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, इसका बॉर्डर लगता है लगभग 100 किलोमीटर, 106 किलोमीटर का। ये आप याद कीजिए, रखिएगा, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं बॉर्डर विथ चाइना, जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। LAC क्या है? एक डिमार्केशन है जो सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी विथ चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, जो भारत के पास जो कंट्रोल में है और एक चाइना के कंट्रोल में है। इंडिया इसको कंसीडर करता है 3,488 किलोमीटर, जबकि जो चाइनीज है वो कहते हैं कि LAC की लेंथ 2,000 किलोमीटर है, जबकि भारत का मानना है कि 3,488 किलोमीटर है। अब यहां से एक चीज और पूछ ली जाती है, एक है जॉनसन लाइन, जॉनसन्स लाइन, और दूसरी जो है मैकडोनाल्ड लाइन है, मैकडोनाल्ड लाइन। जॉनसन लाइन है, ये इसका डिमार्केशन हुआ था 1865 में, और जो मैकडोनाल्ड लाइन है ये 1893 में बनी है। तो जो 1865 में बनी है वो सही है या 1893 में बनी है, कौन चाइना क्या मानता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो जॉनसन लाइन है ये थी 1865 में बनी थी, और ये 1893 में मैकडोनाल्ड लाइन बनी थी। तो भारत जॉनसन लाइन को क्लेम करता है और चाइना है ये मैकडोनाल्ड लाइन को क्लेम करता है। भारत के हिसाब से जो जॉनसन लाइन है वो LAC है, चाइना के हिसाब से जो मैकडोनाल्ड लाइन है वो LAC है। और इसमें एक प्लेन है जो लिंगजीतांग प्लेन्स है, एक्चुअल में लिंगजीतांग प्लेन्स और लेकसांग रेंज, इन दो का ही पूरा इश्यू है, लेकसांग रेंज और लिंगजीतांग प्लेन्स, जिसमें अक्साई चीन भी आ जाता है। जॉनसन लाइन को चाइना इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अक्साई है, जो जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का हिस्सा है।
मुझे उम्मीद है यह आपको यूजफुल लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।